01 के लेक्चर 23 से लेक्चर 45 तक के लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं हर लेक्चर को शॉर्ट, सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप जल्दी और क्लियरली समझ सकें। हर रोज़ मैं 2 लेक्चर अपलोड करूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी चीज़ें कवर हो जाएं और आपका फाइनल पेपर अच्छे हो जाए। आपने पहले करना क्या है, आप मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर दबा दें ताकि मेरी हर रोज़ वीडियो आप तक पहुंचती रहे और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप रोज़ाना की 2-2 लेक्चर करके एंड तक आपके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी अच्छे तरीके से। आज हम लेक्चर 23 से स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम अफेक्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यूनिटी, कोहेरेंस और एम्फेसिस। ये टॉपिक आपकी राइटिंग इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर क्विज़ेज, जीडीबी और एग्जाम के लिए। और वैसे भी फाइनल्स का पेपर क्विज़ेस पर मुश्तमिल है, इसलिए ये क्विज़ेस बेसिस मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट भी कर दी हैं और आपको समझा भी दूंगी। हम लेक्चर नंबर 23 से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अफेक्टिव सेंटेंस, यूनिटी, कोहेरेंस और एम्फेसिस है। हमने पिछले लेसन में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े थे। इस सेंटेंस में हम फोकस करेंगे कि कैसे अफेक्टिव सेंटेंस को राइट किया जाए, जिसमें यूनिटी होती है और एम्फेसिस होती है और कोहेरेंस होता है। अच्छा, अफेक्टिव सेंटेंस किस तरह से बनता है? अफेक्टिव सेंटेंस 3 एलिमेंट से मिलकर बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि एमसीक्यूज में आता है। आपने इस चीज़ को याद रखना है कि 3 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं जिसमें यूनिटी, कोहेरेंस और एम्फेसिस है। यूनिटी से मुराद क्या है कि ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एक मेन आइडिया को एक्सप्रेस करे, सेंटेंस का हर हिस्सा या कंपोजिशन का हर हिस्सा किसे एक्सप्रेस करे, मेन आइडिया को एक्सप्रेस करे और बाकी बेकार बातें ना की जाएं। कोहेरेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस का हर हिस्सा एक तरतीब के साथ, एक ऑर्डर के साथ एक ऑर्डर फॉलो करे जिसमें रिलेशनशिप बने और बात वाज़े क्लियर हो जाए ताकि मेन आइडिया मालूम हो जाए कि मेन आइडिया क्या है। एम्फेसिस से मुराद ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना सेंटेंस के, उन्हें हाईलाइट किया जाए ताकि उनकी तरफ अटेंशन बढ़े लेस इंपॉर्टेंट पार्ट की बनस्बत। अच्छा, यूनिटी को हम सही तरह से एक्सप्लेन करते हैं। यूनिटी एक अच्छे सेंटेंस में यूनिटी होती है और मेन आइडिया को एक्सप्रेस करती है। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा भी फैक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो तमाम फैक्ट किसी ज़ाहिर करें, मेन आइडिया को। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकता है कि अगर एक से ज़्यादा फैक्ट हो तो वो रिलेट करता है मेन आइडिया को, तो हमने कहना है येस दे रिलेट टू द मेन आइडिया। और इसकी एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है कि जो यूनिटी की जिसमें यूनिटी नहीं है, इसमें है कि मॉडल वर ऑल ड्रेस इन द लेटेस्ट फैशन, के तमाम लेटेस्ट फैशन के ड्रेसेस मॉडल्स पहनी हुई थी और मैनी ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयड, और उनमें से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड थी। तो पहले सेंटेंस में उन्होंने फैशंस के, लेटेस्ट फैशन यानी कि ड्रेसेस के बारे में बताया और दूसरे में अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारी के बारे में बताया। तो ये दोनों अलग अलग जुमले हैं, दोनों अलग अलग आइडियाज़ हैं और इन अनरिलेटेड आइडियाज़ को एक जुमले में नहीं पुट करना चाहिए, इन्हें अलग अलग जुमले में बनाना चाहिए। तो इसमें यूनिटी नहीं है और यूनिटी 5 चीज़ों में वायलेट होती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूनिटी 5 चीज़ों में वायलेट होती है। ये 5 तरीके हैं। एक, अनरिलेटेड आइडियाज़ को कंबाइन करने से, सिंगल सेंटेंस में आइडिया या बहुत ज़्यादा आइडिया या डिटेल पुट कर देने से, ग्रामर की कंस्ट्रक्शन और आइडिया को कंप्लीट ना होने से, सबऑर्डिनेशन और पैरेललिज्म से। ये हम आगे ये सही तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पहला है कंबाइनिंग अनरिलेटेड आइडिया। इसकी मिसाल हमारे पास है कि कॉलेज के स्टूडेंट अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं और वो तमाम एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो पहले में उन्होंने लैंग्वेज के बारे में बात की और दूसरे में ओरिजिन के बारे में बात की। ये दोनों अलग अलग आइडियाज़ हैं, तो इन्हें कंबाइन नहीं करना चाहिए, इन्हें अलग अलग जुमले में रखना चाहिए। अगर इन्हें हम कंबाइन करेंगे तो ये यूनिटी वायलेट करती है। और टू मैनी आइडियाज़ और डिटेल्स पुट इन द सिंगल सेंटेंस, ये तब होता है जब सेंटेंस यानी कि सेंटेंस का मेन थॉट, जिसकी वजह से सेंटेंस का मेन थॉट रीडर डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। यानी कि इसमें एक एग्जाम्पल हमारे पास है कि वो सुबह सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ता है, बस स्टॉप के क्राउड में खड़ा रहता है और सूरज की रोशनी हाई बिल्डिंग पर पड़ती है, टॉप पर पड़ती है और जिसकी वजह से आँखें चुभती है और ये मुझ पर बहुत ज़्यादा इंप्रेशन करती है। इसमें बहुत ज़्यादा आइडियाज़ पुट किए गए हैं जिसकी वजह से ये यूनिटी को वायलेट कर रहा है। अब एक आगे जाते हैं, ये भी वही एग्जाम्पल है। और फेलियर टू कंप्लीट एन आइडिया ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, ये तब होता है जब राइटर का वो हिस्सा उस हिस्से में आता है जब राइटर केयरलेसनेस हो जाता है और वो समझता है कि रीडर खुद ही इन गैप्स को फिल कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास है, दिस इज सच अ हैवी कार। इसमें सच, इतनी हैवी कार है, वो सच ना डालता तो हमें पता चल जाता है, लेकिन इसमें सच लिखा है तो इतनी कितनी हैवी कार है, हैवी चेयर है, तो हमें नहीं मालूम हो रहा। सो आई एम सो प्लीज अबाउट द लेटर, तो इतना खुश हुआ लेटर के बारे में, तो इसके बारे में ये भी हमें नहीं पता। टू वंडरफुल, बहुत ज़्यादा खुश हुआ, तो कितना खुश हुआ ये भी नहीं पता। तो ये बेवकूफ़ी है कि पूरे सेंटेंस ना लिखे जाए, इन अनकम्प्लीट सेंटेंस है। इन्हें कंप्लीट करने के लिए हम या इम्प्रूव करने के लिए या तो क्लोज ऐड करते हैं या सब्स्टिट्यूटिंग अनदर वर्ड ऐड करते हैं, जिसकी वजह से कि सच एंड ट्रू। तो दिस इज सच अ हैवी चेयर दैट इज नॉट इजी टू कैरी, जो कि उठाने में उठा नहीं सकते, इजी नहीं है। और आई एम सो प्लीज अबाउट द लेटर दैट आई रेन टू टेल माय मदर, कि मैं लेटर के बारे में इतना खुश हुआ। सो प्लीज आई मीन सो मीन
इतना खुश हुआ कि मैं अपनी माँ को भाग कर बताने गया। द न्यूज़ इज़ टू वंडरफुल टू बी बिलीव, द न्यूज़ इज़ इंडीड वंडरफुल, ये बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। अच्छा, बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। और अब आगे चलते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कुछ क्लोजेस कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करते हैं और कुछ नहीं करते। जो कि कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करते हैं उन्हें इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज कहते हैं, और जो नहीं करते हैं उन्हें डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ये आपने याद रखना, जो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करते हैं उन्हें इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज, और जो नहीं करते डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और ये सब डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेट क्लॉज ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा थॉट्स, एक थॉट नहीं है बल्कि ज़्यादा थॉट हैं, तो वो उसमें सब ऑर्डिनेट थॉट्स एड, जो मेन आइडिया है वो सारे सब ऑर्डिनेट थॉट्स होंगे, वो मेन थॉट को एम्फेसिस करेंगे, उस पर जोर देंगे। और अगर हम सब ऑर्डिनेट थॉट में मेन आइडिया को या मेन आइडिया या प्रिंसिपल को रख दें तो सेंटेंस की यूनिटी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है ये चीज़। और इसकी फॉल्टी हमारे पास है कि फील्डर इन द स्लिप ड्रॉप द थर्ड कैच व्हेन द मैच वाज डेफिनेटली लॉस्ट। तो ये हमारे पास मैन यहाँ हमने डाल दिया, हालांकि आना जहाँ चाहिए था। व्हेन द फील्डर इन द स्लिप ड्रॉप द थर्ड कैच द मैच वाज डेफिनेटली लॉस्ट। अब आगे चलते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस 1 पर चले चलते हैं। फॉलोइंग सेंटेंस कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग करेक्ट कनेक्टिव से इम्प्रूव होते हैं, और मेकिंग द सबऑर्डिनेट थॉट गिव एम्फेसिस टू मेन थॉट। या तो तब होते हैं जब सबऑर्डिनेट थॉट मेन थॉट को एम्फेसिस करें। जैसे कि यहाँ एक गलत एग्जांपल दी गई है, आई वाज रीच डाउन टू पिक अप माय कैप जस्ट एज आई सा टू स्नैक। मैं अपनी कैप उठाने नीचे नीचे उठाने के लिए नीचे हुआ तो जैसे ही मैंने 2 स्नेक देखे। तो जैसे ही 2 स्नेक नहीं, जब जैसे ही मैं अपनी कैप नीचे उठाने गया तब मैंने 2 स्नेक देखे। तो इस तरह से होता है। तो जस्ट एज यहाँ आने के बजाय यहाँ आ जाता है जस्ट एज, ये गलत है, ये सबसे पहले आ जाएगा। जस्ट एज आई वाज रीचिंग डाउन टू पिक अप माय कैप व्हेन आई सा 2 स्नेक, सो आई सा 2 स्नेक। तो और इसी तरह और एग्जांपल्स भी कर लेनी है आपने। ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एमसीक्यूज़ में आता है, एमसीक्यूज़ में आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या है। अब दूसरी एग्जांपल में है कि यूनिटी की कमी की वजह से फॉलोइंग सेंटेंस में या तो वर्ड डिटेल ऐड करके या तो वर्ड को चेंज करके आप जहाँ ज़रूरी है इम्प्रूव कर सकते हैं सेंटेंस को। जैसे कि यहाँ लाइब्रेरियन वाज सो डिस्करेज अबाउट द लैक ऑफ फंड। तो यहाँ आगे हमें कोई वर्ड इस तरह से करना चाहिए था कि क्यों इतने ज़्यादा डिस्करेज हो गए और वो अपने इतने डिस्करेज हो गए हैं, सो डिस्करेज इतने डिस्करेज हो गए हैं कि वो अपने वो प्रोग्राम में ऐड भी नहीं हो सके और या तो वो प्रोग्राम को कैंसिल करना चाहते हैं। अच्छा, तो इस तरह से ये भी एग्जांपल करनी है, यानी कि इसमें कहीं जगह पर वर्ड ऐड करना है और तो कहीं जगह पर सेंटेंस ऐड करके या क्लोज ऐड करके पैरास ऐड करके इन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है। और हमने देखा है कि इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को मेन आइडिया की सब ऑर्डिनेट सेंटेंस की मेन आइडिया को सब ऑर्डिनेट बना दिया जाता है। जो कि कम इंपॉर्टेंट आइडियाज होते हैं उन्हें मेन आइडिया का सब ऑर्डिनेट बना दिया जाता है। अगर 2 आइडियाज को ऑर्डिनेट हैं यानी कि बराबर के हैं तो उन्हें इक्वल रैंक दिया जाए, और ये क्या कहलाता है, पैरेललिज्म कहलाता है। अगर 2 आइडियाज कोऑर्डिनेट हैं उन्हें इक्वल रैंक दिया जाए तो इन्हें क्या कहते हैं, पैरेललिज्म कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। स्टूडेंट फॉल्टी पैरेललिज्म अक्सर फॉल्टी पैरेललिज्म यूज़ करते हैं। अच्छा, ग्रेट केयर करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए पैरेलल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए। तो जैसे कि नाउन के पैरेलल होगा वर्ब के सबऑर्डिनेट क्लॉज के, और जेरेंड का होगा। और ये फॉल्टी कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल हमें दी गई है कि शी टोल्ड मी टू लुक ऑन द टेबल एंड दैट आई शुड टेल हर व्हाट आई फाउंड। तो ये हमारे पास है कि यहाँ टू लुक है तो यहाँ भी टू टेल होना चाहिए, ये हमारे पास अंडरलाइन किया गया है। तो ये गलत है। शी टोल्ड मी टू लुक ऑन द टेबल, हमारे पास यहाँ इन्फिनिटिव यूज हुआ है तो यहाँ भी एंड दैट आई वांट टू टेल हर व्हाट आई फाउंड। और सीमा जॉब इज रीडिंग, यहाँ रीडिंग यूज हो रही है, ING इज यूज हो रहा है तो यहाँ भी एंड इज राइटिंग बुक रिव्यूज। और वी कंसिडरेट फ्रेंडली एंड पीपल रिस्पेक्टेड इन, यहाँ ऑब्जेक्टिव यूज हो रही है, कंसिडरेट एंड फ्रेंडली ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। और यहाँ फेयरलेस या क्लोज यूज हो रही है तो हम कहेंगे कि रिस्पेक्टेड बाय पीपल। ये इस तरह से करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव खूबी हो जाए। कपल वांट टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली एंड न्यू एक्सपीरियंस, यहाँ टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली है तो यहाँ भी टू गिव अ न्यू एक्सपीरियंस इस तरह से कर दे, ताकि ये दोनों, अगर हमने पैरेललिज्म क्रिएट करना है तो हमें दोनों तरफ से सही पैरेललिज्म क्रिएट करने के लिए हमें दोनों तरफ एक ही चीज़ यूज़ करनी है। यानी कि अगर यहाँ इन्फिनिटी में नाउन है तो यहाँ भी नाउन होना चाहिए, अगर यहाँ ING का यूज़ हुआ है तो यहाँ भी ING का यूज़ होना चाहिए, इस तरह से करना है। और आगे चलते हैं। ये याद रखना कि पैरेललिज्म ने नाउन को वर्ब को सबऑर्डिनेट क्लॉज को हर चीज़ में इन्फिनिटिव को, ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अच्छा, ये अक्सर ज़रूरी होता है प्रेपोजिशन को रिपीट करना और दूसरे वर्ड्स को
प्रपोजिशन और दूसरे वर्ड्स को रिपीट करना इस कर से कि पैरेललिज्म क्लियर हो। फॉर एग्जांपल, फॉर लंच आई हैड एन एप्पल पाई एंड बनाना, यहाँ एंड यूज हुआ है, एन एप्पल पाई, और यहाँ बनाना के आगे कुछ नहीं यूज हुआ तो इसके आगे हमने ए लगाना है। यहाँ हमारे पास एंड यूज हुआ है तो यहाँ भी बनाना के यानी कि बी के आगे ए लगता है, इसलिए लगाना चाहिए। ये इम्प्रूव हो गया। और करेक्टिव कोरिलेटिव क्या होते हैं? एदर्स और नॉट ओनली आल्सो, जो कि सेंटेंस को कोरिलेटिव्स करते हैं, शुड बी यूज्ड। ये किस लिए यूज होते हैं? पैरेलल एलिमेंट के साथ यूज होते हैं। कोरिलेटिव ये याद रखना है कि कोरिलेटिव पैरेलल एलिमेंट के साथ ही यूज करना है। सपोज यहाँ हमारे पास ही नॉट ओनली लाइक टेनिस बट आल्सो गॉट, तो ये हमारे पास सही है कि यहाँ पहले वो नॉट ओनली यूज हुआ है तो यहाँ आल्सो ये कोरिलेटिव है। जरूरी नहीं है कि हर जगह सिर्फ सेम चीजें करके पैरेललिज्म यूज किया जा सकता है, बल्कि यहाँ देखिए कोरिलेटिव में नॉट ओनली और आल्सो ये चीज भी हमारे पास पैरेललिज्म को क्रिएट करती है। और आप अब याद रखना चाहिए कि फॉल्टी पैरेललिज्म, जो गलत पैरेललिज्म है वो ना पैरेललिज्म होने से भी बदतर है। अगर आप गलत यूज करते हैं तो वो आप पैरेललिज्म ना करें, उससे भी बदतर है। तो आप अपने सेंटेंस में फ्रीली पैरेललिज्म यूज कर सकें ताकि आपका सेंटेंस क्लियर हो और ऑकवर्ड ना लगे। और एक और बात कि अगर आप थॉट जो वो थॉट जिसमें पैरेलल यूज होते भी नहीं है, आप उनमें फोर्सली पैरेललिज्म यूज करोगे तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका सेंटेंस वर्स हो जाएगा। और प्रैक्टिस 3 हमारे पास है जो कि पैरेललिज्म में एरर्स कंटेन, वो पैरेललिज्म जिसमें एरर कंटेन होता है। एरर हमने एरर इसमें वो करना है, ये पहले की तरह जो मैंने आपको बताया था कि आईएनजी यहाँ यूज होगा तो यहाँ भी आईएनजी भी यूज होगा। स्विमिंग एंड गोइंग फिशिंग, यहाँ आईएनजी हो जाएगा। आई बोथ वांट एक्सरसाइज टू बी अम्यूज, आई बोथ वांट टू एक्सरसाइज एंड टू बी एक्सरसाइज एंड टू बी अम्यूज, ऐसे कह सकते हैं। या बोथ वांट एक्सरसाइज एंड अम्यूज, इस तरह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से पैरेललिज्म क्रिएट हो जाए। ही ऑफर्ड एदर टू पे फॉर इट नाउ और टुमारो, तो ये भी हमारे पास है कि ही ऑफर्ड एदर टू पे फॉर इट नाउ और पे फॉर इट टुमारो, इस तरह से भी कह सकते हैं। नॉट ओनली वर दे डिसअपॉइंटेड बट आल्सो एंग्री, तो यहाँ हमारे पास है कि नॉट ओनली पहले आगे, जो कि यहाँ गलत है। हम ऐसे करें कि दे वर नॉट ओनली डिसअपॉइंटेड बट आल्सो एंग्री, तो इस तरह से करते हैं। आगे हम चलते हैं कोहेरेंस के बारे में। हमने यूनिटी पढ़ ली, पैरेललिज्म क्रिएट कर लिया, और कोहेरेंस अब करते हैं। सबऑर्डिनेट के बारे में भी थोड़ा देखते हैं, कोहेरेंस के बारे में पढ़ते हैं। कोहेरेंस जैसे हमने पहले पढ़ा कि सेंटेंस की यूनिटी कैसे डिस्ट्रॉय होती है, अब हम कोहेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। कोहेरेंस भी इफेक्टिव सेंटेंस को क्रिएट करने में मदद देता है। कोहेरेंस सेंटेंस के हर पार्ट में एक ऑर्डर हो जो कि रिलेशनशिप, क्लियर रिलेशनशिप पैदा करे, जिसकी वजह से हमें मेन आइडिया एक्सप्रेस हो और पता चले कि मेन आइडिया क्या है। और यूनिटी, पैरेललिज्म और सबऑर्डिनेशन कंट्रीब्यूट्स कोहेरेंस में हेल्प करते हैं, कोहेरेंस को करेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और 4 चीज़ें हैं, 4 पिटफॉल्स हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से कोहेरेंस नहीं होती। वो पहला उसमें क्या है? पहला उसमें है वीक, जनरल, एम्बिजियस, रेफरेंस ऑफ पॉइंट, सॉरी ये हमारे पास है वीक, जनरल एंड एम्बिजियस रेफरेंस ऑफ प्रोनाउन, जो कि हमारे पास है यानी कि प्रोनाउंस ही, शी, इट का यूज, सेपरेट कंस्ट्रक्शन, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह रखा जाए कि वो ब्रेक हो जाए, वो हमें समझ भी ना आए। यूज ऑफ मिक्स कंस्ट्रक्शन एंड मिक्स फिगर ऑफ स्पीच और कंस्ट्रक्शंस को मिक्स कर देना, और नीड एक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ अननेसेसरी शिफ्टिंग, ये सब चीज़ें क्या करती हैं? नीडलेस शिफ्टिंग। ये सारी चीज़ें कोहेरेंस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब पहला हम रेफरेंस टू प्रोनाउन हम पढ़ते हैं। रेफरेंस टू प्रोनाउन यानी कि ही, शी, इट का गलत इस्तेमाल, यानी एम्बिजियस हो जाए और एम्बिजियस हो जाए, समझ ना आए कि ये क्या है क्या नहीं। अहमद साहब बासित एंड जाहिद यस्टरडे, अहमद ने बासित और जाहिद को यस्टरडे देखा, और ही सेड दैट ही हैड द मनी, और उसने कहा कि उसके पास मनी है। तो हमें ये नहीं मालूम कि यहाँ ही जो है वो बासित के लिए यूज़ हुआ है, जाहिद के लिए यूज़ हुआ है या अहमद के लिए यूज़ हुआ है। और यहाँ भी ही तो ये हमारे पास एम्बेज हो गया। और माई ऑन कैट वॉज क्रिपल एंड शी वॉज नेवर द सेम अगेन, और इसी तरह फिर अब ये भी सेम हो गया, हमें नहीं पता चल रहा कि ये क्या है। और अब हम सेपरेट कंस्ट्रक्शन, ये है कि प्रोनाउंस की गलत इस्तेमाल, रेफरेंस सही ना हो तो ये उसकी वजह से भी खराब हो जा सकती है। कोहेरेंस, सेपरेट कंस्ट्रक्शन, इस तरह से सेंटेंस लिखा जाए कि या उसमें कोई वर्ड या क्लोज ऐड किए जाए तो हमें समझ नहीं आती और वो सेंटेंस ब्रेक हो जाता है। यानी कि बैट्समैन स्टार्टेड टू विशियसली हिट द स्टंप, तो यहाँ विशियसली ये नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इसने हमें वर्ब को सेपरेट कर दिया, वर्ब को सेपरेट कर दिया, इसकी कंस्ट्रक्शन खराब हो गई, जिसकी वजह से सेंटेंस ब्रेक हो गया। तो बैड कंस्ट्रक्शन, ये बैड कंस्ट्रक्शन के स्ट्रक्चर सही ना हो,
दिस इज बुक टू विच आई वॉज रेफर टू। तो यहाँ देखिए हमारे पास टू विच है, सही है, लेकिन आखिर में उन्होंने फिर टू लगा दिया जो कि गलत है, जो कि नहीं लगाना चाहिए था। दिस इज बुक, हमारे पास पहले टू है, टू विच आई वॉज रेफर। अगर यहाँ टू विच ना होता तो फिर आई वॉज रेफर टू कह सकते थे, लेकिन यहाँ टू पहले आ गया तो ये नहीं लगाना चाहिए था। द ऑथर गिव द बेस्ट आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम देन एनी अदर आई हैव रीड। तो यहाँ एनी अदर ये नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम, हमारे पास उन्होंने कह दिया ऑफ द प्रॉब्लम दैट आई हैव रीड, एनी अदर नहीं लगाना चाहिए था। मिक्सचर ऑफ द फिगर ऑफ द स्पीच, स्पीच की फिगर्स का मिक्सचर अक्सर हो जाता है, तो उसके लिए भी हम वो कर सकते हैं सेमलेस शिफ्टिंग। हमारे पास फॉर एग्जांपल स्पीच की फिगर की मिक्सचर, जैसे कि माय कास्टल इन द एयर कम थम्बिंग डाउन इनटू द बॉटम हीप, ये गलत है। स्पीच की फिगर्स जो है वो मिक्स हो गई हैं इसमें, तो इसलिए ये अनकरेक्ट है और करेक्ट नहीं है। आई एम द शिफ्टिंग एक अननेसेसरी शिफ्टिंग, एक पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो भी सेंटेंस की कोहेरेंस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और ये नीडलेस शिफ्टिंग फ्रॉम या तो एक्टिव से पैसिव की तरह, जहाँ जरूरी नहीं है कि एक्टिव से पैसिव करें, तो ये हो सकता है सिंगुलर टू प्लूरल भी हो सकता है और पास्ट टेंस टू प्रेजेंट भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, पहली एग्जांपल है एक्टिव से पैसिव की तरफ, जो कि एमलेस शिफ्टिंग है। तो हमारे पास है कि ही रैन टू द सिचुएशन एंड द ट्रेन वाज टेकन बाय हिम। अगर ये हमारे पास एक्टिव है, अगर हम पैसिव करते हैं ही रैन टू द स्टेशन एंड टुक बाय ट्रेन और ट्रेन ने ले टुक बाय ट्रेन, तो इस तरह से अगर हम करें तो हमारे पास जुमला ही गलत हो जाता है सारा, यानी कि ट्रेन, उसने ट्रेन ले ली, वो स्टेशन की तरफ भागा और ट्रेन ले ली, ये गलत जवाब हो गया। और अगर सिंगुलर टू प्लूरल की तरफ जाए, यहाँ देखें अगर हमारे पास पहले सेंटेंस में है कि वन ट्राइज हार्ड, पहले में वन लिखा हुआ है यानी कि सिंगुलर यूज हुआ है, और दूसरे में दे यूज हो गया है, तो ये सिंगुलर टू प्लूरल में भी अगर हो तो वो भी क्या करता है, चेंज कर देता है, कोहेरेंस को तबाह कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और तीसरा आ गया कि द ओनली वर्ड दैट वी वर एबल टू डिस्टिंग्विश आर हॉर्स एंड कार्ड। तो पहले है द ओनली वर्ड दैट वी वर, यहाँ वर्ड यूज हुआ है पास्ट का वर्ड यूज हुआ है, जबकि आगे आर यूज हो गया जो कि प्रेजेंट का है, तो यहाँ ये गलत हो गया। अगर हम इसे करेंगे, इसके लिए करेक्ट आंसर है कि ओनली वर्ड दैट वी वर एबल टू डिस्टिंग्विश वर्ड और हॉर्स एंड कार्ट, यहाँ भी वर्ड होता तो ये करेक्ट होता, लेकिन इन्होंने पास्ट से प्रेजेंट कर दिया, जिसकी वजह से ये जुमला ही गलत हो गया और हमें समझ नहीं आती। और ये भी आपने कर लेना है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कोई चीज़ें आप खुद भी कर लिया करें, जो ख्याल है ज़रूरी ना हो, लेकिन आप एक दफ़ा पढ़ लें। अब टाइम कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप सबको पढ़ा रही हूँ और जल्दी जल्दी सही सारा समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ें। अच्छा, इम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना, ताकि वो उसकी तरफ अटेंशन ज़्यादा हो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उन्हें हाईलाइट किया जाता है। और यहाँ पोजीशन हमारे पास है कि हर सन ग्रेजुएटेड विद ऑनर वी वर टोल्ड। देखिए यहाँ पोजीशन, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसे या तो स्टार्ट में रखा जाता है या तो एंड में रखा जाता है, और यहाँ उन्होंने कहा कि उसका सन ऑनर के साथ ग्रेजुएट किया, जो और हमने उसे बताया तो ये एक आम सा वर्ड हुआ, बताया था, तो हम बता रहे थे, तो ये आम सा वर्ड हो गया, इसे हमने पहले ही करना है। और जो ग्रेजुएट विद ऑनर ये चीज़ है, हमने इसे लास्ट में रखना है। पोजीशन मैटर करती है, इम्फेसिस पोजीशन मैटर करती है। अगर हमने इम्फेसिस करना है कि वो सेंटेंस पर जोर दिया जाए, तो हमने पोजीशन सही रखनी है, जैसे कि वी वर टोल्ड दैट ही हर सन ग्रेजुएट विद ऑनर, इस तरह से करेंगे ये करेक्ट हो जाएगा और इम्फेसिस भी सही आ जाएगा। यू शैल बी कॉल्ड अ लायर इन ऑल प्रोबेबिलिटी, तो ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये वीक है, इसे हमने पहले ही शिफ्ट कर देना है और ये बाद में लिख लेना है। और फॉर सम अननोन रीजन इसे भी पहले शिफ्ट कर देना है और शी फ्लैट रिफ्यूज्ड टू सी हिम इसे बाद में लिख देना है, जिसकी वजह से हमारी पोजीशन सही हो जाएगी और इम्फेसिस सही हो जाएगा। और एक और हमारे पास है ऑर्डर ऑफ क्लाइमेक्स, बेतरतीबी, अगर कोई चीज़ तरतीब से ना लिखी जाए तो वो भी इम्फेसिस को खराब कर सकती है, जैसे कि ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे विद द क्लब ही सर्व एज प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट। हालांकि पहले सेक्रेटरी होती है, फिर ट्रेजर होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट एंड देन प्रेसिडेंट। तो हमें ये इसमें तरतीब अगर डालें तो हम इसमें कहेंगे कि ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे विद द क्लब ही सर्व एज सेक्रेटरी, ट्रेजर, देन वाइस प्रेसिडेंट एंड देन प्रेसिडेंट। ये इसमें तरतीब आ जाती है, तो जिसकी वजह से ऑर्डर ऑफ क्लाइमेक्स होगा तो ही एम्फेसिस होगी, और एम्फेसिस होगा तो भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए। रेपिटेशन बार बार रिपीट करना, दिस डॉग वाज हिज ओनली फ्रेंड, हिज ओनली कैंपेन, हिज ओनली कॉन्फिडेंट, हिज ओनली हायर, तो ये गलत है, इसमें बार बार रिपीट किया गया। अगर हम वो सिंपल कहते हैं कि हिज ओनली फ्रेंड, कैंपेन, कॉन्फिडेंट एंड हायर, इस तरह से कहते तो वो सेंटेंस ठीक हो सकता था, लेकिन उन्होंने बार बार रिपीट किया, जिसकी वजह से इम्फेसिस हमारा जहाँ जिस पर जोर है, जो हम बता रहे हैं, वो गलत हो गया। तो द बिलीव दैट मोस्ट ऑफ अस बिलीव दे आर लेजी, तो ये हम सिंपल भी कह सकते थे, द मोस्ट ऑफ अस बिलीव दैट दे आर लेजी, इस तरह से कहते तो वो ठीक होता है, लेकिन उन्होंने 2 बार रिपीट किया बिलीव को,
दे बिलीव, वो यकीन रखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं कि वो लेज़ी है। देखो कितना अजीब सेंटेंस लगता है कि पता नहीं क्या इसमें बता क्या रहे हैं, कि वो बिलीव के बारे में बता रहे हैं या लेज़ी है ना, कि वर्ड सेंटेंस जो हमारे पास है दे आर लेज़ी, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट जिस पर हम इम्फेसिस दे रहे हैं, लेकिन वो दे बिलीव वो इतनी बार बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आ रही कि मेन आइडिया इसमें क्या बताया जा रहा है। और ये एक चीज़ है जो आपने पढ़नी है आखिर में, बाकी सारा कुछ हो गया। अब आपने करना क्या है कि इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक रोज़ाना वीडियो आती रहें और आप समझते रहें कि ये आपका एक तो शेड्यूल भी बनता रहेगा, हर रोज़ाना की 2 वीडियो आप देख लेंगे, सिर्फ आधा घंटा ही नहीं लगेगा और आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसमें मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की, आपने 2 बार देखना है, 2 बार देख लें, मैंने हाईलाइट भी कर दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से लगे। और मेरी लाइक ज़रूर करना, कमेंट में कोई चीज़ समझ ना आए तो वो भी पूछ लेना, और ना ही समझ आए तो फिर भी कमेंट कोई ना कोई कर ही देना, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त इस वीडियो को देख सकें। और मैं हर रोज़ 2 वीडियो अपलोड करती रहूँगी और आपने ज़रूर देखना है। मिनाहिल लर्निंग हब मेरा चैनल है और आपने इसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना है।